स्टूडेंट्स देखिए, आज की ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है वो 22 फरवरी को लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो हिंदी का पेपर है वो 22 फरवरी को है। तो आज मैं आप लोगों को 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आपसे पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे, तो भैया आज मैं आपको बताने वाला हूँ 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, और ये केवल और केवल आपके गद्य पद्य के होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा ना, तो यहाँ से आपके जितने भी गद्य पद्य के क्वेश्चन हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग हर साल 101% पूछे ही पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गद्य पद्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं और 22 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखने वाले हैं कौन से वो 61 बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर केवल इस वीडियो को देख लोगे तो भैया ये मेरी पूरी गारंटी है कि भैया यहाँ से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन। जो को पहला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से आपको पता है शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग होता है, ठीक है, आधुनिक काल होता है, और आप लोगों का वीरगाथा काल होता है। तो जिसके भी जो भी काल हैं उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ लिए गए हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि शुक्ल युग की समय विधि होती है, यानी जो आप लोगों की शुक्ल युग होता है, शुक्ल युग, इसकी समय अवधि कितनी होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1900 से 1920, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1925 से 1940, और तीसरा दे रखा है 1919 से 1938। तो अगर हम बात करें शुक्ल युग की समय अवधि, तो इनमें से शुक्ल युग की अब समय अवधि कोई नहीं होगी, क्योंकि शुक्ल युग की जो समय अवधि होती है वो 1900 से शुरू होती है। ठीक है, 1900 से, और 1938 तक चलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 1900 से 1920 है, 1925 से 1940 है, 1919 से 1938 है, लेकिन 1900 से 1938 थी, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि मेरी अपनी आत्मकथा जो विधा है, ठीक है, ये किसकी रचना है। रिपोर्टाज विधा की रचना है, कि उपन्यास विधा की रचना है, कि आत्मकथा विधा की रचना है, कि कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी मेरी आत्मकथा होती है ये आत्मकथा विधा की रचना है। देखो साफ लिखा है मेरी अपनी आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि मेरी अपनी आत्मकथा ये हमारी आत्मकथा विधा की रचना होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का है कि ठूठा आम किसकी रचना है, कि जो आप लोगों की ठूठा आम होती है ये किसकी रचना है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी भगवत शरण उपाध्याय ठूठा आम के रचयिता होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि जो झलमला, ये जो आपकी रचना होती है झलमला, ठीक है, तो झलमला किसकी रचना है। प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की, कि जयशंकर प्रसाद की, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन इसमें दे रखा होगा, लेकिन इन 3 ऑप्शन में से आपको एक ही टिक लगाना है कि भैया झलमला जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। तो ये जो आपकी झलमला रचना है ना तो प्रेमचंद्र की है ना तो जयशंकर प्रसाद की है, ये रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक, तो इस तरीके से चौथे वाले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में भी उसका आंसर बताएंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, की कोई नहीं। तो जो कुछ बिखरे पन्ने हैं ये निबंध संग्रह है। कौन सा संग्रह है, ये निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, और इनमें से कोई नहीं। देखो जयशंकर प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और
ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी इसमें दे रखा है, तो ध्रुव स्वामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, और 7 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। यानी आपको इसमें यह बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा उपन्यासकार है जो मतलब कौन सा लेखक है जो उपन्यासकार है। प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं, कि नागार्जुन है, कि उपेंद्र नाथ अश्क हैं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यशपाल होगा कि प्रेमचंद्र होगा कि नागार्जुन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ये एक महत्वपूर्ण फेमस उपन्यासकार हैं, ठीक, शुक्ल युग के हैं, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि अपनी खबर, देखिए ये लिखा हुआ है अपनी खबर, आपको बताना है जो अपनी खबर है ये किस विधा पर आधारित रचना है। अपनी खबर किस विधा पर आधारित रचना है, नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है कि उपन्यास है। बताइए। तो जो आप लोगों का अपनी खबर है ये एक आत्मकथा है। ये क्या है भाई, ये एक आत्मकथा है, ठीक है, ये एक आत्मकथा है। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न, यानी बोले तो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि झूठा सच, कह रहा है झूठा सच किस विधा की रचना है। यानी जो आप लोगों की झूठा सच होती है किस विधा की रचना है, नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है। और देखो केवल अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपने 60+ मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो मैं आपसे बिल्कुल 100% गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से आपको गद्य पद्य के जो प्रश्न आते हैं ना, गद्य पद्य के प्रश्न पूरे मिल जाएंगे, मतलब सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो मैंने अनसॉल्व्ड पेपर से उठाए हैं और लगभग एक सेट में नहीं, ये लगभग 2 से 3 सेट में बार बार पूछे गए हैं और हर साल तो रिपीट होते ही होते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन भैया श्योर हैं कि इन्हीं में से आएंगे, तो इस वीडियो को देख लेना और पेपर में जाके छाप देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि भूले बिखरे चित्र, यानी भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवत चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। यानी आपकी जो जय पराजय रचना है, ठीक है, जय पराजय किस विधा की रचना है, कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है कि आत्मकथा है। तो आप लोगों की जो जय पराजय विधा है ये आपकी नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है, नाटक विधा की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। ठलुआ क्लब, कह रहा है ठलुआ क्लब जो निबंध है, ठीक है, ठलुआ क्लब ये इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन 2024 में श्योर है आएगा, ये श्योर है क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो लगभग मतलब पूछा जाता है ठलुआ क्लब, ठीक है। तो इसके जो रचनाकार होंगे वो हो जाएंगे गुलाब राय, यानी बाबू गुलाब राय इसके रचनाकार हो जाएंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 यानी 13 मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न। रानीकेत की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां होंगे कि लल्लू लाल होंगे कि मुंशी सदासुख लाल होंगे कि कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों की जो रानीकेत की रचना है इसके जो रचनाकार होंगे वो ईसा अल्लाह खां होंगे। क्या होंगे, ईसा अल्लाह खां रानीकेत की के कहानीकार होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर प्रश्न, यानी 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदासुख लाल, मथुरा लाल, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। तो सुख सागर जो रचना है इसके मुंशी सदासुख लाल इसके रचनाकार होंगे, सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदासुख लाल होंगे, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 15 यानी प्रश्न नंबर 15। और इसी तरीके से हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रश्न आप तैयार कर लोगे गद्य पद्य के और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न, क्योंकि मैं उन प्रश्नों को कराता हूं जो प्रश्न लगभग भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं, और मैं इन प्रश्नों को 2 से 3 क्वेश्चन बैंक से और अनसॉल्व्ड पेपर से आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि आपको वो प्रश्न मिले जो बोर्ड एग्जाम में श्योर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो आप लोगों को बताना है हिंदी का प्रथम नाटक कौन माना जाता है। हरिश्चंद्र माना जाता है कि चंद्रगुप्त माना जाता है कि नहुस माना जाता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए हिंदी का जो प्रथम नाटक है मेरे हिसाब से नहुस या फिर चंद्रगुप्त में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चंद्रगुप्त यह है कि ये नहुस है, तो आपको कमेंट करके बताना कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है। देखिए नहुस, देखिए अभी मैं आपको बताऊं तो नहुस नाटक जो है ना ये
प्रथम नाटक माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले चंद्रगुप्त नाटक जो था ये प्रथम नाटक था। लेकिन आप नहुस को टिक लगाना, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी का प्रथम नाटक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त माना जाता है कि नहुस माना जाता है कि भैया क्या माना जाता है? आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी की प्रथम कहानी है, इसको आंख मीच कर लगा लेना, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? कौन सी जो है शुक्ल युग की पत्रिका है? हंस है कि विशाल भारत है कि चांद है कि छाया? तो हंस पत्रिका जो है ना ये शुक्ल युग की एक फेमस पत्रिका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कोई एक कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, यानी 4 कथन दे रखे हैं, 4 कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचान करके टिक लगाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेमचंद्र एक महाकवि हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड दे रखा है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, तो गुनाहों का देवता उपन्यास जो है इसके लेखक धर्मवीर भारती होते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 सेम उसी तरीके का प्रश्न आ गया है कि कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखो। तो पहला ऑप्शन है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी जो इंद्रजाल है ये जयशंकर प्रसाद का क्या प्रसिद्ध उपन्यास है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि त्रिवेणी रामचंद्र का कहानी संग्रह है, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की रचना है, यानी इसमें आपको ये बताना है कि शिक्षा और संस्कृति क्या राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो जिन लोगों ने राजेंद्र प्रसाद की रचना तैयार कर रखी होंगी तो उनको पता भी होगा कि जो शिक्षा और संस्कृति होती है ये राजेंद्र प्रसाद की रचना होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यानी प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि कंकाल जो आपकी रचना है कंकाल, इसके लेखक हैं, कंकाल कृति के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कंकाल कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद होंगे। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए इस तरीके से 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखने वाले, देखिए पूरे प्रश्न पढ़ लो, बस इसी वीडियो को देख लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद देखो 21 नंबर प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गबन की विधा है, यानी जो विधा है गबन, गबन किस विधा की रचना है? नाटक है कि एकांकी है, किस उपन्यास है कि कहानी है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है, गबन एक उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 22 यानी 22 पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 22 नंबर प्रश्न था, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं कि कोई नहीं? तो जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। इनके नाम से ही भैया इस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया था। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि शुक्ल युग का नाम किस प्रसिद्ध लेखक के नाम से रखा गया, तो आप बता देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग नाम रखा गया, ठीक है। पहला ऑप्शन, ये 23 नंबर क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम लिखो, यानी जो त्याग पत्र रचना होती है इसके लेखक का आपको नाम लिखना है। तो लेखक का नाम हो जाएगा त्याग पत्र के जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार त्याग पत्र के, ठीक है, लेखक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि उसने कहा था, ये उसने कहा था एक प्रकार की रचना है, ठीक है, और ये बताना है कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था उपन्यास है, कहानी है कि यात्रा वृत्तांत है कि आलोचना है, क्या है ये? तो उसने कहा था ये हमारी एक कहानी है, ठीक है। देखो नाम से ही लग रहा है ना, उसने कहा था, ठीक है, तो ये एक प्रकार की हमारी एक कहानी है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 यानी क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके आपको लिखना है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दे रखा है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। सेकंड दे रखा है कि आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा दे रखा है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। या फिर तीसरा दे रखा है हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है यही वाला,
यानी हंस जो पत्रिका है ये इसके जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ही हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे जिसमें आपसे कहा जाए कि निम्न कथनों में से किसी एक कथन को पहचान करके लिखो, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को जब रचना और विधा उपन्यास सब याद कर लोगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रचना हो गए इन सभी की आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन सभी की जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये जाकर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो पाएंगे। अब हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27, यानी क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी है जो कि ये उपन्यास है। ठीक है, ये एक प्रकार का उपन्यास है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो आप बताओगे कि उपन्यास विधा की रचना है। लेकिन इसमें पूछ रहा था कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की, यानी 28 की। कह रहा है कि अपनी खबर जो है ये अपनी खबर ये किस विधा की रचना है। ठीक है, सॉरी, अपनी खबर आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। अपनी खबर जो रचना है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पांडे बच्चन शर्मा की हरिवंश राय बच्चन की राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे कि श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। तो अपनी खबर जो आत्मकथा है इसके जो रचनाकार हो जाएंगे फाइनली वो आपके हो जाएंगे पांडे बच्चन शर्मा। ठीक है, चलिए भैया जी, यहाँ तक हमारे 28 प्रश्न यानी 28, यानी अगर हम देखें तो 28 प्रश्न हम लोग यहाँ तक अभी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी और भी प्रश्न है तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। प्रश्न नंबर 29 यानी 29, प्रश्न नंबर 29 यानी 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत दूरदर्शा जो रचना है भारत दूरदर्शा इसकी रचनाकार कौन है। इसमें आपको विधा पूछ रहा है, यानी ये जो रचना ये किस विधा की है, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा की एकांकी है। तो ये आपकी एकांकी है, यानी भारत दूरदर्शा ये एकांकी है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इनका शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग रखा गया था। ठीक है, इस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, यानी आपको इसमें यह बताना है कि सेवा सदन जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं। जैनेन्द्र हैं कि प्रेमचंद्र हैं कि यशपाल हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपका सेवा सदन जो उपन्यास है इसके जो लेखक होंगे वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद्र। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पंचांग दर्शन की रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल होंगे। कौन? मथुरानाथ शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हमारे 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 32 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। यानी जो प्रसिद्ध आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक होंगे आपको क्या इसके लेखक होंगे हरिवंश राय बच्चन। इसके लेखक हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, यानी 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। यानी आपको इसमें बताना है प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार, तो भैया यात्रा साहित्य से आपको याद रखना है कि एक लेखक का नाम आता है जो कि है राहुल सांस्कृत्यायन। इनके नाम इसमें भी साहित्यकार आता है और उस लेखक के नाम के शुरुआत में आता है सांस्कृत्यायन। क्या आता है? सांस्कृत्यायन। ठीक है, तो अगर आपसे कह दे कि प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है तो आपको बताना है राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 35 की, जो कि हमसे कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। यानी आपके जो बच्चों पंडित प्रताप नारायण हैं ये किस विधा के लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के, तो शुक्लोत्तर युग के। पंडित प्रताप नारायण आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आगे की। आगे हमारा प्रश्न नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रामचंद्रिका की रचनाकार हैं। तो आपकी जो रचना है रामचंद्रिका, इसके रचनाकार होंगे तुलसीदास होंगे, केशवदास होंगे, कि मैथिली शरण गुप्त होंगे, कि जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका जो रचना है इसके जो लेखक होंगे वो केशवदास हो जाएंगे। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इन सभी के जो लेखक हैं वो केशवदास हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, यानी प्रश्न नंबर 37 की, कि आंसू जो केवल हमारी रचना है ना, आंसू, इसके रचनाकार कौन हैं? तो आंसू हो गया, झरना हो गया, तितली होगी, इन सभी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद होंगे। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं, आंसू, झरना, तितली, इनके हर साल ये रचनाएं आती हैं। और जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं आप सभी को तैयार कर लो, आपको जरूर देखने को मिलेंगी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनकी रचना है जानकी मंगल, रामविलास की, प्रेम सरोवर की कोई नहीं। तो आप लोगों की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वो हो जाएगी प्रेम सरोवर। कौन सी रचना हो जाएगी? प्रेम सरोवर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, यानी 39 नंबर प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, यानी सुमित्रा नंदन पंत जो हमारी लेखिका है यानी लेखक है उनकी रचना नहीं है। तो युगाधार, युगांत, या फिर लोकायन, या फिर वीणा। तो युगाधार जो है ना ये सुमित्रा नंदन की रचना नहीं है, और युगांत हो गया, लोकायतन हो गया, वीणा हो गया, ये सारी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर यानी 40 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। यानी जो रीतिकाल के एक वीर रस होता है, रीतिकाल में वीर रस होता है, तो उसके प्रसिद्ध कवि का आपको नाम बताना है। धनानंद, भूषण, बिहार सेनापति, कौन से इसके होंगे? तो रीतिकाल के दो, एक धनानंद और एक भूषण। ठीक है, धनानंद और भूषण इसके दो ऐसे कवि हैं जो लगभग पूछे जाते हैं। लेकिन धनानंद की हम बात करें तो ये आपका रीतिबद्ध काल के होते हैं कवि, लेकिन अगर हम केवल रीतिकाल की बात करें तो भूषण इसके कवि हो जाएंगे। अगर रीतिबद्ध काल की बात करें तो वो धनानंद होते हैं, लेकिन रीतिकाल के केवल भूषण होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 नंबर प्रश्न है कि जैसी का पद्मावत, यानी जैसी का पद्मावत ये एक रचना थी। ठीक है, और इसी को भाषा बना दिया गया था। तो जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? और ये जो रचना है जैसी का पद्मावत, आपको पता चला होगा थोड़ी सी अलग भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो जैसी का पद्मावत किस विधा में लिखा गया? तो अवधी जो भाषा होती है अवधी, उसमें इसको लिखा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। कामायनी, तो मतलब देखिए कामायनी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं लगभग श्योर होते हैं, आते ही आते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं तो जयशंकर प्रसाद कामायनी की रचना है। ये एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है और बहुत ज़्यादा फेमस महाकाव्य है, क्योंकि आप सभी को पता है कि महाकाव्य हमेशा फेमस होते हैं। महाकाव्य नाम ही इसलिए रखा जाता है। तो कामायनी महाकाव्य ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 43 नंबर यानी अनामिका के रचयिता हैं, यानी अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा होंगी, निराला होंगे, सुमित्रा नंदन पंत होंगी, कि अज्ञे होंगे? तो अनामिका के रचयिता निराला जी होंगे, यानी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, समझ में आ गया, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। 44 नंबर प्रश्न हमारे यानी 44 नंबर प्रश्न है कि साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर भगवत शरण वर्मा। तो देखिए साकेत जो रचना होती है इसके मैथिली शरण गुप्त रचनाकार होते हैं। आगे हम प्रश्न नंबर 45 की बात करें तो दीपशिखा जो आपकी रचना होती है दीपशिखा, इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, की कोई नहीं। तो दीपशिखा जो रचना होती है इसके जो रचयिता होते हैं वो भैया मतलब रचयिता कह लो या फिर लेखिका कह लो तो या फिर कवित्री कह लो तो महादेवी वर्मा होती हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, लेखिका नहीं है। तो दीपशिखा की जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 यानी 46 की। तो 46 प्रश्न है कि प्रिय प्रवास की रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास ये रचना महत्वपूर्ण रचना है, और हमने बताया कि प्रिय प्रवास हो गया चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, झरना, ये सभी आती रहती हैं, श्योर होती हैं। तो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रिय प्रवास के रचनाकार। तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 47 यानी 47 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक के कवि भी पूछे जाते हैं कि तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। तो तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, ठीक है, उनको आपको नाम तैयार कर लेने हैं।
अब हम बात करते हैं इसमें कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है। 1953 होता है, 1943 होता है, 1935 होता है, 1919 होता है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष होता है वो होता है 1943। कितना होता है? 1943 यानी 1943। अगला प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न है कि छायावादी कवि यानी छायावादी महाकाव्य है। देखो ये छायावादी एक हमारी रचना मतलब एक युग भी होता है छायावादी युग, लेकिन यहाँ पर हमारी रचना है छायावादी। और ये जो छायावादी महाकाव्य है ये किसका है? तो कामायनी। अगर आप ध्यान से समझेंगे छायावादी युग का महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य जो है फेमस है, तो छायावादी युग का फेमस महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, तो याद रखना है कामायनी जो है ये छायावादी युग का फेमस या फिर कह सकते हो महाकाव्य है। ठीक है, फेमस नाटक है। अगला प्रश्न नंबर 49 यानी 49 प्रश्न है कि महादेवी की रचना है यानी महादेवी वर्मा की रचना है गुंजन नीरजा गीतिका हो जाएगी कि झरना हो जाएगी। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना होगी वो हो जाएगी यहाँ पर नीरजा। क्या हो जाएगी? नीरजा। अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न यानी 50 नंबर प्रश्न है कि छायावादी युग के कवि हैं। जो आपके छायावादी युग होता है इसके कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि आपके गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे कि कोई नहीं। देखिए इसका नाम लिखा हुआ गिरिजा कुमार या फिर गिरजा कुमार है कि देखिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन देखिए सबसे पहले छायावादी युग के कवि कौन है? तो छायावादी युग के कवि हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस इसको देख लीजिए और इसी को टिक लगा दीजिए कि छायावादी युग के जो कवि होंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे। प्रश्न नंबर 51 यानी प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न केवल इतना पूछा जाएगा कि आधुनिक युग की मीरा है यानी आधुनिक युग की मीरा है कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो कोई नहीं। तो देखो आधुनिक युग की सबसे फेमस अगर कवित्री की बात करें तो वो महादेवी वर्मा थी। ठीक है, बहुत सारे लोग बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन महादेवी वर्मा थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। अब हम बात करेंगे आगे प्रश्न की। आगे हमारे कुछ ही प्रश्न रह गए हैं। 52 नंबर प्रश्न हमारा है कि लोकायतन की कवि हैं। लोकायतन के कवि कौन है? निराला है यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो लोकायतन के कवि कौन हैं? लोकायतन मतलब लोकायतन के कवि कौन है? निराला होंगे कि महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर की सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके लोकायतन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी सुमित्रा नंदन पंत। यानी सुमित्रा नंदन पंत जो है ये लोकायतन की कवित्री हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 53 नंबर यानी 53 है कि भूषण किस, जो आप देखिए मैंने शुरुआत में इस प्रश्न को लिया था भूषण किस युग के कवि हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर बताया था कि भूषण किसकी रचना है। तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो मैंने भूषण के लिए मैं बताया था कि धनानंद और भूषण किस रीतिकाल की रचना होती है। किसकी होती है? रीतिकाल की। धनानंद हो गए और भूषण। तो भूषण किस युग के कवि हैं, लेकिन इसमें पूछा गया भूषण किस युग के कवि हैं। तो देखिए भूषण जो हमारे हैं रीतिकाल के कवि हैं। किसके? रीतिकाल के। अब आगे प्रश्न बात कर लें 54 यानी 54 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल यानी बोले तो वीरगाथा काल। तो आधुनिक काल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसको याद कर लेना। तो आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी? 1919 से इसको वीरगाथा काल कहते हैं, तो देख लेना आप लोग। ठीक, 1919 से 1938, 1918 से 1950 या फिर 1936 से 1943, 1843 से अब तक। तो उन आधुनिक काल की जो समय सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1843 से अब तक, यानी जो चल रहा है ये आधुनिक काल है। ठीक है, तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक की हो जाएगी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 55 यानी 55 प्रश्न है ललित ललाम रचना है। यानी आपकी जो ललित ललाम रचना है ये किसकी रचना है? मतिराम की है, देव की है, ठीक है, पद्माकर की है कि भूषण की है? तो मतिराम, ललित ललाम मतिराम की रचना है। देखो इसके नाम से भी आप ट्रिक्स याद कर सकते हो, ललित ललाम मतिराम। समझ में आ गया? आगे प्रश्न हमारे 5 रह गए तो उनको भी देख लेते हैं। और यहीं से आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर में बहुविकल्पी आते हैं, लेकिन 10 नंबर के गद्य पद्य आते हैं। तो 10 के 10 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। तो आगे प्रश्न हमारा है 56 यानी 56 नंबर प्रश्न हमारा है कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे की रचना है कि नरेंद्र की? तो अज्ञे की रचना हो जाएगी आंगन के पार द्वार। 57 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि राम की शक्ति, जो आपकी रचना है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर की कोई नहीं। तो 57 का राइट ऑप्शन राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे। ठीक है, ये इसका राइट होगा। अगला 58, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी, देखिए बिहारी आपको मैंने बताया सूरदास हो गए, बिहारी लाल हो गए। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं आती हैं। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो इसमें पूछा गया है किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल की आदिकाल। तो बिहारी जो ये कवि हैं महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, सूरदास, ठीक है, और आपके सुमित्रानंदन पंत, ये सभी रीति काल में आ जाते हैं। ठीक है, रीति काल, छायावादी युग, रीति काल। ठीक है, धनानंद भूषण भी इस युग के कवि हैं। आगे प्रश्न नंबर 59 है, साकेत किस युग की रचना है? साकेत जो है किस युग की रचना है? तो साकेत जो रचना है ये भारतेंदु युग की है कि प्रगतिवादी युग की है कि द्विवेदी युग की है कि छायावादी युग की है? सबसे पहले ये जानो साकेत रचना किसकी है। तो साकेत किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए साकेत किसकी रचना है। अगर नहीं पता तो देखिए साकेत जो है ये सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा में से किसी एक की रचना है, लेकिन और दोनों ही आपके द्विवेदी युग में आते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग में टिक लगा लीजिए। सही नहीं, द्विवेदी युग राइट होगा। ये साकेत रचना जयशंकर प्रसाद की जहां तक है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग की साकेत रचना किसकी है। 60 है, और हमने आपसे कहा था इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल 60 प्लस एमसीक्यू कराएंगे और 60 प्लस एमसीक्यू आपको तैयार करनी है। ठीक है, केवल इतने तैयार करनी है। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल रचना है किसकी रचना है? रामचरितमानस रीतिकाल की रचना है। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो रीतिकाल की रचना कौन है? चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रचना है जो रीतिकाल की रचना है? रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी की रामचंद्रिका। तो रीतिकाल की रचना रामचंद्रिका हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 61 और हमारा लास्ट प्रश्न है 61। हमसे कह रहा है कि रीतिकालीन कवि हैं। केदार भट्ट हो जाएंगे, जायसी हो जाएंगे, पद्माकर हो जाएंगे कि कृष्णदास हो जाएंगे? तो रीतिकालीन जो कवि हैं ये पद्माकर, ठीक है, जो पद्माकर आपके हैं ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, यानी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो फाइनली आज की इस वीडियो में हमने जो प्रश्न आपको बताए, हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं टॉप। देखिए मैंने आपको कराया इस वीडियो में टॉप 60 प्लस एमसीक्यू, जो कि केवल और केवल गद्य पद्य से पूछे गए थे। और अगर आप गद्य पद्य के केवल इतने प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो यहीं से आपको 10 के 10 प्रश्न देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे और 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर हिंदी में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। ठीक है, और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखने के लिए डेली, ठीक है, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।